अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी इबाद साहब ने हमें कराची अंचोली से शेयर की है। बेसिकली ये कहानी उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं जिस दौर में ये महज 21 या 22 साल के थे और 1993-94 चल रहा था। ये बताते हैं कि मेरे घर के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मेरे अब्बू क्योंकि बीमार हो चुके थे तो मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो चुकी थी। जब मेरे अब्बू बीमार हुए तो मैंने अपने तौर पे मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, इवन के फैक्ट्रीज़ में भी जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती है, वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागा करती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मुसलसल सीवीज़ देने पे, अप्लाई करने पे, इवन के सिफारिश लगाने पे भी ना ही मेरी जॉब लग रही थी। और सच्ची बात यह कि मैं हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ, हर गुज़रते हुए दिन के साथ मायूस से मायूस होता चला जा रहा था। इसी दौरानिए में हमारे एक जानने वाले हैं जो कि रक्षा चलाया करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक एक्स्ट्रा रक्षा मौजूद है। अगर तुम चलाना चाहो तो वो 200-250 रुपये में रोज़ाना की बुनियाद पे तुम्हें वो रक्षा किराए पे दे सकता है। ज़ाहिर सी बात है, भूखा मरता क्या ना करता, मेरे पास ये एक ऑप्शन था और इस ऑप्शन को अवेल करना मेरी मजबूरी थी। खैर, मैंने उस रक्षे की चाबी ली। रक्षा बहुत साफ़ सुथरा नए जैसा रक्षा था और मेरी जिम्मेदारी थी कि इस पर अगर कोई काम वगैरह आता है तो मुझे खुद से करवाना होगा। अल्लाह का नाम लेके मैंने रक्षा चलाना शुरू किया। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, आहिस्ता आहिस्ता करके जब 10-12 दिन गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि मैं रक्षा चला के बआसानी 800-1000 रुपये कमा सकता हूँ। जबकि आपके घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए हों, घर वाले बहुत परेशान हों और आप एकदम से 800-1000 यानी आज के दौर के आप कह सकते हैं 4-5 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर दें तो यकीनन आपके दिन बदलना शुरू हो जाते हैं। रक्षा हासिल करने के बाद मैं बेहद खुश था और मेरा ख्याल यही था कि मैं सुबह 9 बजे से रात के 9-10 बजे तक रक्षा चलाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं रक्षा चलाना शुरू कर रहा था वैसे वैसे मेरा दिल चाहता था कि रात के औकात में भी रक्षा चलाना शुरू कर दूं। हालांकि मेरी अम्मी, मेरे अब्बू इस बात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन मैंने उनकी ना मानी और मैंने रात को 12-1 बजे तक रक्षा चलाना शुरू कर दिया। सच्ची बात यह कि जब मेरे पास पैसे आना शुरू हुए और मेरा काम चलना शुरू हुआ तो मैं चाहता भी नहीं था कि मैं घर जाऊं, घर जाके अपने टाइम को ज़ाया करूं। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश हुआ करती थी कि रात के औकात में, यानी जब मगरिब हो जाती थी, तो मैं दूर दराज इलाकों की सवारियाँ लेने से परहेज़ किया करता था। बात यह थी कि उस दौर में सियासी तौर पे भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और अक्सर बातों बातों में स्ट्राइक या इस तरह के एहतजाज हुआ करते थे। और बात यह भी थी कि जब स्ट्राइक होती या हालात ख़राब होते तो मेरी आमदनी में एक तरह से इजाफा हो जाया करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शहर के जो हालात थे शाम के तकरीबन 6-7 बजे देखते ही देखते ख़राब हो गए और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा शहर ना सिर्फ बंद हो गया बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर के अंदर कोई भी नहीं रहा करता है। खैर, मैं रक्षा लेके घूम रहा था और इत्तेफाक से मुझे पावर हाउस यानी नॉर्थ कराची से एक सवारी मिली और ये जो सवारी थी, इस सवारी को गुलशन वसीम या रोशन बाग के करीब जाना था। अब क्योंकि यहाँ से मेरी रिहाइश नज़दीक थी तो मैंने सोचा कि मैं इनको छोड़ता हूँ, छोड़ने के बाद सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। खैर, मैंने जब इस सवारी को छोड़ा, सवारी को छोड़ने के बाद जब मैंने घड़ी पे नज़र डाली तो 12 बजने में कुछ देर ही बाकी थी। खैर, मैंने इस सवारी को छोड़ा और छोड़ने के बाद जैसे ही मैंने अपने घर की तरफ निकलना शुरू किया तो मैंने सोचा कि जो कब्रिस्तान वाला रास्ता है उस रास्ते से ले लेता हूँ। ये रास्ता एक तो शॉर्टकट रास्ता है और अंदर ही अंदर आप ब्लॉक 18 के अंदर यानी समनाबाद की तरफ निकल जाया करते हैं। अब जो लोग इस इलाके के बारे में जानते हैं या यहाँ के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि केबीआर वाला जो रास्ता है ये शुरू से ही जो नदी वाला रास्ता है बड़ा मशहूर रास्ता था, लेकिन बहुत ही खौफनाक रास्ता था। सियासी तौर पे भी एक तो यहाँ के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसके अलावा बहुत सारी बातें थीं जो इधर के कब्रिस्तान के बारे में उस दौर में भी मशहूर हुआ करती थीं। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और ये जो कब्रिस्तान वाला रास्ता है यहाँ से रक्षे को निकालना शुरू किया।
ऐसा लग रहा था जैसे सारा का सारा इलाका मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है और ये जो घर है घर नहीं है बल्कि सारा का सारा इलाका देखते ही देखते कब्रिस्तान के अंदर तब्दील हो चुका है। खैर जैसे ही मेरा जो रक्षा था वो एग्जैक्टली उस कब्रिस्तान के सामने की तरफ आया, जिस कब्रिस्तान से या जिस रास्ते से मुझे गुजरना था, तो मुझे ऐसा लगा कि कब्रिस्तान का जो शुरू का हिस्सा है जहाँ पे 2-3 कब्रें एक साथ मौजूद हैं, उन कब्रों के बिल्कुल बराबर में कोई औरत है जो खड़ी हुई है। एक तो रात का ये पहर, ऊपर से हालात ख़राब, और तीसरी बात कि ये जो इलाका था मुकम्मल तौर पे अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था। हैरान कुन बात ये थी कि जो औरत थी ये बाकायदा तैयार होके ऐसा लग रहा था कब्रिस्तान के बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे इसने लाल कलर का लिबास पहन रखा है। ना सिर्फ इसने लाल कलर का लिबास पहन रखा था बल्कि इस औरत के जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा लंबे और खुले हुए बाल थे। इतनी रात में इस तरह की खूबसूरत औरत का यहाँ पे मौजूद होना, यकीनन 2-3 बातें थीं जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थीं। या तो ये जो औरत थी इसका किरदार ठीक नहीं था, या फिर इस औरत को यहाँ पे खड़ा करने के पीछे कोई ना कोई साजिश ज़रूर थी। अब मैं अपनी टुनकी में था और मैं सीधा अपने घर जाना चाहता था, लेकिन अल्लाह जानता है कि पता नहीं एकदम से मेरे दिल में क्या आया कि मैंने अपने रक्षे को एग्जैक्टली उस औरत के सामने जाके ना सिर्फ रोक दिया बल्कि मैंने उससे जाते ही पूछा कि आपको कहाँ जाना है। यकीनन कोई ना कोई गलती मेरी भी इसके अंदर ज़रूर मौजूद थी। यकीनन मैं भी शैतान के बहकावे में शायद आ चुका था। खैर अल्लाह जानता है कि जैसे ही मैंने उस औरत के सामने जाके रक्षा रोका तो सबसे पहले मेरी नज़र उस औरत के बारीक लिबास के ऊपर पड़ी। ऐसा लग रहा था इस बारीक लिबास के अंदर से उसका जिस्म मुझे झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर इसी दौरानी में जब मेरी नज़र नीचे की तरफ गई और जब मैंने एग्जैक्टली उस औरत के पैरों की तरफ गौर से देखा तो आप यकीन करें ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे लग रहा था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ये जो औरत थी, इस औरत के जो पाँव थे न सिर्फ उल्टे पाँव थे बल्कि ऐसा लग रहा था एकदम से उसने अपने पाँव को मेरी तरफ बढ़ाना या रक्षे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि मेरा रक्षा स्टार्ट था और मैं एक ही लम्हे के अंदर गियर मार के यहाँ से आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरा पाँव मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो चुका है। ना ही मैं गियर मार पा रहा था, ना ही रेस के ऊपर मेरा पाँव जा पा रहा था। एक अजीब कन्फ्यूजन थी। ऐसा लग रहा था मेरा पूरा जिस्म फालिज ज़दा हो चुका है। कोई ना कोई ऐसी ताकत ज़रूर मौजूद थी जो मुझे आगे बढ़ने से न सिर्फ रोक रही थी बल्कि मुझे लग रहा था शायद मैं मुकम्मल तौर पे बेबस होता चला जा रहा हूँ। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे अपनी मौत का यकीनी तौर पे नज़र आना शुरू हो चुका था। बस शायद कोई मैंने कभी ज़िंदगी में नेकी ज़रूर की होगी या फिर ये मेरी माँ की दुआएं थीं जो मेरे साथ मौजूद थीं। इसी दौरानिया में एकदम से मुझे गाड़ी की लाइट या रोशनी आती दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे मेरे रक्षे के पीछे की तरफ कोई गाड़ी आके रुकी है और उसकी लाइट एग्जैक्टली मेरे रक्षे पे या फिर इन कब्रों के ऊपर पड़ना शुरू हो चुकी है। खैर जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे एक पुलिस मोबाइल मौजूद थी और वो पुलिस वाले एकदम से मोबाइल से निकल के सीधे मेरे पास आए। वो मुझसे पूछने लगे कि तुम इतनी रात में इस कब्रिस्तान के बाहर क्या कर रहे हो। उनका ख्याल था कि मैं भी किसी सियासी तंजीम से वाबस्ता हूँ या मैं भी यहाँ पे किसी न किसी तखरीबकारी की वजह से मौजूद हूँ। हालांकि अल्लाह जानता है कि अब से कुछ लम्हात पहले यहाँ पे एक औरत जिसके उल्टे पैर थे मैंने अपनी आंखों से खड़े हुए देखी थी और उसको देखने के बाद ही मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ था। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जो औरत थी ना सिर्फ इस स्टेज से, इस मंज़र से देखते ही देखते गायब हो चुकी थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अब से पहले कोई औरत यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी। अगर मैं पुलिस वालों को बताता कि मैंने आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे एक औरत को देखा था तो हो सकता है वो मेरा न सिर्फ मजाक उड़ाते बल्कि वो समझते मैं उनके साथ झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनको कहा कि मेरा रक्षा स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये स्टार्ट होने वाला है। मैंने जो भी मसला था उस मसले को सॉल्व कर दिया है। खैर अल्लाह जानता है कि उनके दिल में भी मेरी बात जैसे तैसे ना सिर्फ उतर गई
बल्कि उनको शायद मेरी मासूम शक्ल पे तरस आ चुका था। मैंने अगले ही लम्हे रक्शे को स्टार्ट किया और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। तो वो तमाम लोग जिनको डर लगा करता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आयतल कुर्सी पढ़ लें या कोई भी आयत पढ़ के अपना हिसार कर लें। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी हमें गए वक्तों में आबिद साहब ने शेयर की थी। और ये जो किस्सा था ये 1990-1991 में इनकी फैमिली के साथ पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से था कि 1990-1991 में इनके फादर ने गुलशन मेमार के अंदर एक ग्राउंड +2 घर तामीर करवाया। और उस दौर में, जबकि उस दौर में वहाँ पे ना ही आबादी मौजूद थी, ना ही ट्रैफिक का कोई निज़ाम मौजूद था और ना ही स्ट्रीट लाइट्स वगैरह अवेलेबल हुआ करती थी, तो इन्होंने वहाँ पे न सिर्फ शिफ्टिंग की बल्कि एक अजीब फैसला करके पूरे के पूरे ख़ानदान वालों को, पूरे मोहल्ले वालों को हैरान कर दिया। अब जितने भी इनके पुराने मोहल्ले वाले थे या जितने भी दोस्त थे, वो इनको कहा करते थे कि भाई तुम वहाँ पे जंगल में, बयाबान में, इस वीरान जगह पे कैसे रहोगे। लेकिन इनके जो फादर थे वो बज़िद थे, वो कहा करते थे कि भाई मेरे लिए सुकून की जगह है और इंशाल्लाह आने वाले दौर में इस जगह का मुझे फ़ायदा ही होगा। खैर, किस्सा मुख्तसर आबिद भाई बताते हैं कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये जो घर था ये ग्राउंड +2 था और हमारी जो फैमिली थी, यानी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो 3 या 4 थे। तो इतने कम लोगों के लिए ये एक बड़ा घर था। और इसकी अगर आप यार्ड्स की यानी गज की बात करें तो ये घर 240 गज का घर था। खैर, हमारे फादर का यही प्लान था कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस घर के जो 2 हिस्से हैं जो कि फ़िलहाल एक्स्ट्रा हैं, उन हिस्सों को किराए पे चढ़ा दें। यानी कि उस किराए से जो आमदनी होगी उस आमदनी को घर के बिल्स वगैरह में, राशन वगैरह में इस्तेमाल कर सकें। आज के दौर में भी लोग इसी तरह प्लान किया करते हैं। तो वैसे ही मेरे फादर ने भी ऐसा ही प्लान किया। और इसके बाद जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होने के बाद उन्होंने किराएदार की तलाश शुरू कर दी। हैरान कुन बात यह थी कि वहाँ पे किराएदार तो दूर की बात है, वहाँ पे हमें लोग ही नज़र नहीं आया करते थे। खैर, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए और इलाके के जितने भी स्टेट एजेंसी वाले थे सारे के सारे बिलाखिर हिम्मत हार चुके थे और इनका यह ख्याल था कि यहाँ पे इतनी आबादी कम है तो किराएदार का मिलना आसान नहीं होगा। खैर, हम लोग मायूस हो चुके थे और अब वाकई में हमें लग रहा था कि ये जो घर है ये हमारे लिए एक्स्ट्रा घर है और इस घर के ज़रिए हमें कोई भी आमदनी नहीं होने वाली है। उन्हीं दिनों जबकि हम मायूस हो चुके थे, मेरा ख्याल है कि रात के 10-11 बजे का टाइम था। मेरे अब्बू, अम्मी और मेरी बहन ऊपर खाना खा रहे थे, जबकि मैं इत्तफाक से नीचे खड़ा हुआ था। जबकि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद था, एकदम से मुझे नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे कोई गेट के बाहर की तरफ मौजूद है और जो भी गेट के बाहर मौजूद है वो बहुत गुस्से की हालत में या बहुत तेज़ी के साथ दरवाज़ा बजा रहा है। अब जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया और मैंने दरवाजे से यानी अंदर से बाहर की तरफ झांका तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि मुश्किल से 4.5-5 फीट के दरमियान उसका कद होगा, कुछ अजीब तरीके से झुकी हुई औरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुबड़ी है या उसके साथ कोई फिज़िकल डिसऑर्डर मौजूद है। खैर, वो मुझे कह रही थी कि बेटा अपने अब्बू को बुला दें, मुझे आपके घर को किराए पे लेना है। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि ये जो औरत थी उसकी हुलिया से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़कीरनी है। कुछ अजीब तरीके से फटे पुराने से काले कलर के उसके कपड़े थे और अजीब बात ये थी कि उसके हाथ में, जैसे कि आमतौर पे लोग पोटलियाँ लेके घूमा करते थे, वैसे ही एक लाल कलर की पोटली थी जो उसने अपने कंधे पे लटका रखी थी। मुझे किसी भी तरह नहीं लग रहा था ये जो औरत है ये किराए पे घर ले सकती है या फिर यहाँ पे जो किराया है इस किराए को अफोर्ड कर सकती है। अब पहले मैंने सोचा कि मैं अपने अब्बू को ना बताऊं, लेकिन इसी दौरानिए में क्योंकि इस औरत ने बहुत जाहिलाना तरीके से दरवाजे को बजाया था तो मेरे अब्बू, अम्मी, इवन कि मेरी बहन भी ऊपर से इस औरत को देख रहे थे। अब जैसे ही मेरे अब्बू ने उस औरत की ज़बान से ये बात सुनी
तो कहने लगे कि अम्मा आप वहीं पे रुकें, मैं नीचे आता हूँ। खैर मेरे बाबा जब नीचे आए, नीचे आने के बाद जब मेरे बाबा ने उस औरत से पूछा तो वाकई में ये कह रही थी कि हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो इसको किराए पे लेना चाहती है। मेरे बाबा का भी ये ख्याल था कि ये औरत इस किराए को या यहाँ पे रहने को अफोर्ड नहीं कर सकेगी। खैर उस औरत ने पूछा कि आप इसका कितना किराया मांग रहे हैं। अब जाहिर सी बात है उस दौर की अगर आप बात करें तो 5,000 या 7,000 किराया हुआ करता था। तो मेरे अब्बू ने फिर भी उसको बढ़ा के 8,000 रुपये बोले। मेरे अब्बू ने कहा कि 8,000 रुपये किराया होगा और 15,000 रुपये आपको एडवांस देने होंगे। ये सुनते ही वो जो औरत थी वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ठीक है, मैं कल अपना सामान लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि कल सुबह तक आपको ये पैसे दे सकूँ। अब ये सुनने के बाद मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहन, इवन कि मेरे फादर भी हैरान थे कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा हो गया। ये औरत किसी तौर भी ऐसी नहीं लग रही थी कि ये कल किराया दे सके या जो भी इससे एडवांस मांगा गया है ये उसकी अदायगी कर सके। खैर हम लोग अंदर आ गए। उसके बाद ये जो औरत थी ये वापस पता नहीं कहाँ चली गई। अब हमारा ये ख्याल था कि अगले दिन ना ही ये औरत वापस आएगी और ना ही इसके पास पैसे मौजूद होंगे। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि अगले दिन जैसे ही मगरिब की अजान हुई, उस अजान के 15 या 20 मिनट के बाद ये औरत हाथ में वैसे ही एक बड़ी पोटली लेके, ऐसा लग रहा था जैसे उस पोटली में कोई सामान मौजूद है, एकदम से हमारे घर पे आई और हमारे दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। अब हमें यकीन आ गया कि वाकई में ये जो औरत है ये पैसे भी लेके आई है और ये वाकई में हमारे घर के किराए को अफोर्ड कर सकती है। खैर मेरे बाबा ने ज़्यादा मालूमात नहीं की और उससे पैसे वगैरह लेके उसको कहा कि ठीक है अम्मा, ये चाबी मैं आपको दे रहा हूँ, आप आज या कल में जैसे आपको आसानी हो अपना जो भी सामान है उसको लेके ऊपर शिफ्ट हो जाइएगा। अब हमारा ये ख्याल था कि ये अगले दिन आएगी, कोई ट्रक आएगा, कोई सुजुकी आएगी, उसके अंदर सामान मौजूद होगा। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो औरत थी उसने हाथ के हाथ चाबी ली और कहने लगी कि मेरा जितना भी सामान है वो इस पोटली के अंदर मौजूद है और बस मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि आपके घर में ऊपर जाके रहना शुरू कर दूँ। जाहिर सी बात ये जो औरत थी ये पैसे दे चुकी थी और इसको किसी भी तरह मना करने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता था। खैर मेरे बाबा ने उसको चाबी दी और चाबी देने के बाद हम सब सारे के सारे घर वाले हैरानी के आलम में वापस आ गए। घर आने के बाद हम लोगों ने आपस में भी डिस्कस किया कि भाई ये कौन औरत है, ये कहाँ से आ गई है और जितना किराया, जितना एडवांस हमने इससे मांगा था ये देने पे भी राज़ी हो गई। ना ही इसका कोई सामान है, ना ही इसका कोई बैकग्राउंड पता है। लेकिन मेरी अम्मी कहने लगी कि हो सकता है कोई बेचारी हालात की मारी हुई हो, उसके घर वालों ने इसको छोड़ दिया हो और जो भी इसके पास ज्वेलरी वगैरह या सोने की चीज़ें हों उनको बेचने के बाद किराया दे रही हो। खैर ये जो हमदर्दी का फैक्टर था, इस बुनियाद पे हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन ना ही की और ना ही हमने मुनासिब समझा कि इस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ और जाना जाए। खैर ये जो भी औरत थी जो कि हमारी टेनेंट थी या हमारे घर में शिफ्ट हो चुकी थी और देखते ही देखते 1, 2 इस तरह आप कह सकते हैं कि 5-6 दिन गुजर चुके थे। एक अजीब सी खामोशी थी, ना ही उसकी प्रेजेंस फील होती थी, ना ही हमें ऐसा लगता था जैसे कोई ऊपर रहा करता है। और अगर आप दिन की बात करें यानी मगरिब से पहले जो भी टाइम था, इस दौरानिए में तो एक ज़रा बराबर भी आवाज़ ऊपर से नहीं आया करती थी। हमारा भी ये ख्याल था कि बूढ़ी औरत है, कोई फैमिली नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। चलो अच्छी बात है कि हमें भी एक ऐसा किराएदार मिल गया जो घर को कम से कम इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा शोर शराबा हरगिज़ नहीं करेगा। इसी तरह जब 2-4 दिन मज़ीद गुजरे तो एक रात ऐसा हुआ कि मेरे अब्बा छत के ऊपर खड़े हुए थे, यानी सिगरेट वगैरह पी रहे थे और इनकी जो निगाहें थी मुसलसल बाहर की तरफ थीं। अब हमारा ये जो घर था, इस घर में आप कह सकते हैं कि बेसिकली एक सोसाइटी थी, यानी बाउंड्री वॉल लगी हुई थी और यहाँ पे जैसे एक हमारा घर था और काफ़ी जगह छोड़ के फिर एक दूसरा घर था। और उस दौर में भी ये जो सोसाइटी थी यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी अंजाम दिया करता था। खैर ये जो गार्ड था ये हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद था, तो इसका और हमारा जो इंटरेक्शन था वो ना होने के बराबर हुआ करता था। अब आप बताते हैं कि रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था
मैंने देखा कि यही औरत जो कि हमारी टेनेंट है, वो सामने से एक काले बकरे को कान से पकड़ के लेती हुई यानी चलती हुई सीधी हमारे घर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब हमने गए वक्तों में जब भी यानी जब से हम बच्चे थे अब तक किसी औरत को किसी जानवर को टैकल करते हुए या इस तरह खरीदते हुए या लाते हुए नहीं देखा था। अब हमारे फादर को भी बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा परेशान थे कि बड़ी बहादुर आंटी हैं और इस बकरे को खुद ही कान से पकड़ के बगैर रस्सी के खींचती चली आ रही हैं। अब्बा ऊपर से देख रहे थे और देखते ही देखते ये इस बकरे को लेके न सिर्फ ऊपर चली गईं बल्कि इस बकरे को अपने घर के अंदर ले गईं। अब जाहिर सी बात है वो किराया दे रही थी तो हमें खामोशी इख्तियार करनी थी और हमारी परसेप्शन यही थी कि हो सकता है बकरे को पालने के लिए लाई हों। आमतौर पे जो इस तरह के लोग होते हैं जो तन्हा इस दुनिया में या इस घर के अंदर रहा करते हैं तो वो कोई ना कोई पेट को अपने साथ पाला करते हैं। खैर जब वो अपने घर इस बकरे को लेके चली गई तो ये जो बात थी ये आई गई हो गई, लेकिन इसके बाद कुछ अजीब हरकतें हमारे साथ होना शुरू हुई। अक्सर ऐसा होता कि हमारे घर के बाहर यानी एग्जैक्टली सामने बकरे का सर मौजूद होता, बाकी दाढ़ उसका गायब होता। कभी ऐसा होता कि बकरे की आंखें रास्ते में पड़ी हुई होती। कभी ऐसा लगता कि बकरे की जो अंतड़ियाँ हैं या उसकी जो खाल है वो हमारी सोसाइटी के आखिर की तरफ पड़ी हुई है। यानी उसके बाद से हर दूसरे दिन बकरे के आज़ा हमें जगह जगह नज़र आने लगे। अब मेरे फादर ने भी इसके बाद से विजिलेंस शुरू कर दी थी और वो भी इस बात पे गौर कर रहे थे कि हमारे घर में ये आंटी कब आती हैं, कब जाती हैं और इनके पास बकरा होता है या नहीं होता। इस दौरानिए में एक दफ़ा मेरे फादर ने इन आंटी को, वो जो हमारा चौकीदार था, उससे बात करते हुए भी देखा। अब जब मेरे फादर ने उस चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने ज़रा सख्ती करने पे बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग खातून हैं ये मुझे पैसे देती हैं और मुझे कहती है कि यहाँ पे जहाँ पे बकरे मिला करते हैं वहाँ से मुझे एक बकरा ला दिया करो। और आम तौर पे ये जो आंटी बकरा मंगवाती हैं ये काले कलर का बकरा मंगवाती हैं और जैसे फ़र्ज़ करें उस दौर में अगर 5,000 रुपये का बकरा आता है तो ये आंटी 1,000 रुपये मुझे टिप दिया करती हैं। जाहिर सी बात है चौकीदार था, सिक्योरिटी गार्ड था, गरीब आदमी था। जब आपको कोई पैसे दे, इनामात दे तो आप उसके काम को खामोशी से और बड़ी खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया करते हैं। वैसे ही ये चौकीदार था और वैसे ही ये पैसे कमा रहा था। और एक और बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया। इस दौरानिए में ये जो आंटी थी इनकी 2 मज़ीद बहनें जो कि हूबहू इनकी ही हमशक्ल थीं। ऐसा लगता था कि ये तीनों बहनें एक जैसी शक्ल की मालिक हैं। वो भी बारी बारी एक एक करके हमारे घर में यानी जो इनका किराए का घर था वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थीं। अब हमारे मुताबिक हमारे 2nd फ्लोर पे 3 औरतें रहा करती थीं और ये तीनों की तीनों औरतें हमारी टेनेंट थीं और हम शक्ल थीं। खैर उसके बाद से जब हमने उनकी एक्टिविटीज़ पे गौर करना शुरू किया तो वाकई में ऐसा ही था कि इनके घर में एक पुरस्कार खामोशी होती थी। हालांकि अब 3 औरतें ऊपर मौजूद थीं और पूरे दिन तो ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे ताला पड़ा हुआ है। जैसे जैसे ये एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गईं और बकरों के सर, इनकी आंखें या इनकी अंतड़ियाँ अब हमें रोज़ बरोज़ नज़र आने लगी तो चौकीदार ने भी एडमिट किया कि शुरू में ये जो आंटी थी ये हफ्ते में या 10 दिन में एक बकरा मंगवाया करती थी। अब ऐसा हो चुका है कि हर दूसरे दिन मुझे कहती हैं कि एक बकरा ला के दे दो। समझ नहीं आता कि ये तीनों औरतें इस बकरे का क्या किया करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इनका हुलिया है देखने से ऐसा लगता है जैसे बहुत गरीब हैं, तो ये इतने सारे बकरों को मंगवाना कैसे अफोर्ड कर सकती हैं। खैर जब चौकीदार ने भी इस तरह की बातचीत की तो मेरे बाबा ने यही बेहतर समझा कि अब मैं अगले दिन यानी जो नेक्स्ट डे होगा उस डे मैं ऊपर जाऊंगा, इनके घर में इनसे मिलूंगा, देखूंगा कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई जादू, कोई इस तरह का अमल कर रहे हों जिसकी वजह से जो बकरे की इंतड़ियाँ हैं या इसके जो भी पार्ट्स हैं वो हमें मिला करते हैं। अब जाहिर सी बात ये 3 औरतें थीं, बुज़ुर्ग थीं लेकिन औरतें तो थीं, तो इनके घर में डायरेक्ट जाना या इस तरह से एकदम से जाना कानूनी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं था। अब मेरे फादर ने इक्का दुक्का लोगों को जो उस वक्त उस सोसाइटी में या वहाँ पे रहा करते थे इन लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद इन सब ने डिसाइड किया कि हम सब मिल के ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर को चेक करेंगे। अगर ये औरतें कुछ भी उल्टा सीधा किया करती हैं तो इनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे।
ऐसा ही हुआ कि अगले दिन जब मेरे फादर को उन पड़ोसियों के हमरा इनके घर में जाना था, तो इन लोगों ने दोपहर के 12-1 बजे का टाइम डिसाइड किया। अब जब मेरे फादर उन लोगों के हमरा इस सेकंड फ्लोर के ऊपर पहुंचे, तो बाबा बताते हैं कि पहले हमने नॉक करना शुरू किया, लेकिन तकरीबन आधे घंटे तक नॉकिंग के बावजूद ना ही किसी ने गेट खोला और ना ही अंदर से किसी भी किस्म की आवाज़ें आ रही थी। बाबा बताते हैं कि जब आधा घंटा गुजर चुका तो मेरे पास जो डुप्लीकेट चाबी मौजूद थी, मैंने तमाम मोहल्लेदारों के सामने, यानी जो भी पड़ोसी थे इक्का दुक्का, उनके सामने इस डुप्लीकेट चाबी से इस दरवाजे को खोला। अब जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सा भपका सा हमें आया। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई जानवर मरा हुआ है या फिर अंदर गोश्त को जलाया जा रहा है। खैर, जैसे ही ये लोग मज़ीद अंदर एंटर हुए, ये बताते हैं कि अंदर एंटर होते ही हमें ऐसा लगा कि सामने, यानी जहाँ पे सहनुमा जगह मौजूद थी, वहाँ पे बहुत सारे बकरों के सर पड़े हुए थे। जगह जगह बकरों के जो भी बॉडी पार्ट्स थे वो पड़े हुए नज़र आ रहे थे। और हैरान कुन तौर पे ये जो दीवारें थीं, यानी चारों तरफ की जो भी दीवारें थीं, इन पे कुछ हिंदी में या फिर संस्कृत ज़बान में लिखा हुआ था। और जो कुछ लिखा गया था ये सरासर ब्लड के ज़रिए लिखा गया था, और अंदाज़ा यही था ये जो ब्लड है ये शायद बकरे का ब्लड है। अब ये देखते ही मेरे वालिद साहब को, जो भी मोहल्ले वाले थे, सबको यकीन हो चला था कि ये तीनों औरतें यकीनन यहाँ पे जादू या काला जादू अंजाम दिया करती हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पूरे घर को तलाश करने के बावजूद ना ही वो आंटी या उनकी बहनें नज़र आईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनको या तो ज़मीन खा चुकी है या फिर इन तीनों को आसमान निकल चुका है। खैर, जितने भी मोहल्ले वाले थे उन तमाम लोगों की मौजूदगी में इस घर को साफ़ करवाया गया। इसको साफ़ करने के बाद इस पर दोबारा से कलर करवाया गया और इस घर के अतराफ़ में, बल्कि हमारे जो भी फ्लोर्स थे वहाँ पे भी सूरह बकरा का जो पानी है वो पड़ने के बाद पूरे के पूरे घर में उसका छिड़काव किया गया। ये जो मुअम्मा था जो कि हमारे साथ उस वक्त पेश आया था, एक ऐसा मुअम्मा था जो आज तक हमारे लिए ना ही सॉल्व हो सका, बल्कि जब हमने मुख्तलिफ आमलीन से, मुख्तलिफ पढ़ने पढ़ाने वालों से रब्ता किया और इन तीनों औरतों के बारे में या उनकी निशानियों के बारे में डिस्कस किया, तो जितने भी आमलीन थे सब के सब लोगों का कहना था कि आपके घर में जो किराएदार के रूप में औरतें आई थीं, वो तीनों की तीनों औरतें डायन थीं और उनके पास इख्तियार है कि वो रूप बदल के या किसी भी रूप में आप लोगों के साथ न सिर्फ रह सकती हैं, बल्कि जब उनको लगता है कि पानी सर से ऊंचा होने लगा है तो आप में से किसी की भी जान ले सकती हैं।